हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का झा एलएलबी यूट्यूब चैनल में। आप लोगों को पता होगा, वर्ष के अंत में जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता रहता है तो उसमें हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना होता है, क्योंकि बुक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें कुछ जीएसटी से संबंधित ध्यान रखने योग्य बातें हैं। वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अपने आखिरी पड़ाव पर है। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में मार्च 2023 में एवं अगले वित्तीय वर्ष प्रारंभ से अप्रैल में कई बातें ध्यान रखना पड़ता है, ताकि हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाए और कंप्लाइंसेस जो है वो सारी प्रॉपर तैयार हो जाए। दोस्तों, इस चीज़ों को लेकर के हमने 10 एक पॉइंट को कवर किया है और ये 10 पॉइंट आप लोग देखिए, सुनिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट कीजिए अगर कुछ इसमें और सुधारने की ज़रूरत है तो, या फिर कोई आपके क्वेश्चन आते हैं मन में तो आप कमेंट के थ्रू कीजिए, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब देखिए, पहला पॉइंट है ई इनवॉइसिंग। अब जिसका टर्नओवर किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से अधिक होता है तो उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाता है। अब ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर, वैसे तो ई इनवॉइसिंग पहले से है, पहले 20 करोड़ पे था, फिर 10 करोड़ पे, फिर ऐसे ऐसे 100 करोड़ पे, 50 करोड़ पे, पहले 100 करोड़ पे था, फिर 50 पे आया, फिर 20 पे आया, अब 10 पे। 10 करोड़ वाले जो है वो 1 अक्टूबर 2022 से इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है। आपका टर्नओवर अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर जो अभी चल रहा है उसमें 10 करोड़ कंप्लीट हो जाता है, या फिर आपको एक्सपेक्ट है कि ये 10 करोड़ से टच कर जाएगा या 10 करोड़ एबव होगा, 10 करोड़ एबव होगा, तो आपको 1 अप्रैल से ई इनवॉइसिंग के थ्रू आपको अपना सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, ट्रायल रन लेना होगा और आपको ई इनवॉइसिंग की व्यवस्था करनी होगी और ई इनवॉइसिंग के थ्रू ही आपको बिल बनाना होगा और इसका क्रेडिट नोट भी बनाया जाएगा। और अगर आप पे ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है, सबसे मेन पॉइंट, अगर आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है और आप कोई भी सप्लाई देते हैं और अगर वो सप्लाई आपने गुड्स भी दे दिए, आपने GSTR-1 भी फाइल कर दी, आपने 3B भी फाइल कर दिया और आपको जो आपसे माल लिया उसने आपको पेमेंट भी कर दिया और सप्लायर ने अगर ई इनवॉइसिंग फाइल नहीं की, ई इनवॉइसिंग के थ्रू बिल जनरेट नहीं किया, तो उस पे जो GST है उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा है निर्यात। अगर कोई एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए LUT होता है, एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। इसमें क्या होता है, GST चार्ज नहीं होता, वो फ्री हो जाता है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली हुई है कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर कोई भी माल भेजते हैं किसी भी दूसरे कंट्री में, तो उसको हम अभी GST उस पर नहीं होगा, वो एक सर्टिफिकेट के थ्रू जो जिसका कि नाम है LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये सर्टिफिकेट GST पोर्टल इशू करती है और ये सर्टिफिकेट आपको 31 मार्च से पहले करना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है GST रिफंड। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो GST रिफंड है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर से जब एंड होता है तो उसे 2 साल पहले तक का हम रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 साल से ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि हम लोग 31 मार्च 2023 तक 2020-21 का रिफ़ंड फाइल कर सकते हैं। अगर हमने कोई 19-20 का रिफ़ंड नहीं फाइल किए हैं तो फिर हम उसको अब फाइल करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए इस पे भी हमें ध्यान रखना है, अगर कोई रिफ़ंड बनता है तो हम उसको फाइल करें। रिवर्स चार्ज पर GST। दोस्तों, कुछ पहले जब GST आया था तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पे
रिवर्स चार्ज था, कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेज कर रहे हैं, कोई गुड्स भी परचेज कर रहे हैं तो भी रिवर्स चार्ज जमा कराना होता था। लेकिन इसमें जैसे जैसे हमारा जीएसटी में सुधार होता गया, आज भी रोज़ ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन, कोई ना कोई सर्कुलर रोज़ आते रहते हैं। अभी भी जीएसटी में काफ़ी चीज़ें सुधार होती है, जैसे जैसे लोग के क्वेश्चन होते हैं वैसे वैसे गवर्नमेंट इस पे काम करती है और गवर्नमेंट इसको पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी पे काम करके जो सबके लिए अच्छा हो वो गवर्नमेंट काम करती है। तो अब रिवर्स चार्ज कुछ एक चीज़ों पे है, कुछ एक सर्विसेज पे है, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड, छोटे छोटे सर्विसेज। अब सिक्योरिटी गार्ड हो गए, अब वो छोटे छोटे सिक्योरिटी गार्ड हैं, अब कोई कर रहे हैं तो आप उस पर रिवर्स चार्ज देना है। अब ये एक वो है कि एडवोकेट की जो सर्विसेज होती है, एडवोकेट के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता जीएसटी, वो रिवर्स चार्ज। तो वैसे देखो दोस्तों कि जीएसटी एक ऐसा है कि कोई भी सप्लायर अपने जेब से जमा नहीं कराता, वो चार्ज करता है और किसी दूसरे से ले करके फिर जमा कराता है। जो जीएसटी मेन जो जीएसटी का पेयर है वो एंड यूज़र है, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है। वो जो जीएसटी पे करता है उसको कहीं से नहीं मिलता। और जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो उसने अगर जीएसटी जमा कराता है, मान लीजिए आपने किसी बिल पे आपने 1,18,000 का बिल इशू किया, तो 1 लाख रुपए आपकी सर्विसेज होंगे, 18,000 आपका जीएसटी हो गया। तो जो सर्विसेज है वो 1 लाख ही है, तो 1,18,000 जो 18,000 है वो जीएसटी है। तो जो बायर है वो आपको पे कितना करता है, 1,18,000 रुपये। तो 18,000 रुपये आपने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, 1 लाख रुपये आपने रख लिया। वो 18,000 आपने किससे लिया, बायर से लिया। तो वो भी जीएसटी ऐसे रिवर्स चार्ज भी है। आप रिवर्स चार्ज जमा कराते हो, उसका आईटीसी आप क्लेम कर लेते हो, जो कि दूसरे लायबिलिटी से वो सेटअप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। 5वां पॉइंट है इनवॉइस नंबर सीरीज़। अब 1 अप्रैल जैसे आएगा, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो आपको 1 अप्रैल से क्या होगा कि एक नई सीरीज़ की शुरुआत करनी होगी और नया सीरीज़ हम इनवॉइस के लिए बनाएंगे। 6ठा पॉइंट है सेल का मिलान, बिक्री का। अब देखो जो सेल होता है ये 5-6 तरह से अब हम लोगों को रिकंसाइल करना होता है। GSTR 1, GSTR 3B, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ईबे बिल्स, इस सब के थ्रू क्या है कि उसको क्या करते हैं, बैलेंस रिकंसाइल करना होगा और हमें फिर रिकंसलेशन बनानी। अब देखो GSTR 1 वर्सेस 3B वर्सेस बैलेंस शीट वर्सेस ईबे बिल्स और वर्सेस ई इनवॉइस। क्योंकि एक अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर आपके ऊपर ई इनवॉइस अप्लीकेबल है और आपने किसी भी बिल का ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया, तो जो बायर है उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ की भी हमें ध्यान रखनी होगी और ई इनवॉइस से भी इसको रिकंसलेशन करना होगा। 7वां पॉइंट है GSTR 2A 2B और बुक्स। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि कुछ सप्लायर टाइम पे बिल नहीं आ पाता है, टाइम पे मतलब GSTR 1 फाइल नहीं करते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि टाइम से नहीं करते हैं, हम उनको बार बार कहते रहते हैं भाई फाइल करो, लेकिन वो फिर भी नहीं करते हैं। तो ऐसे सप्लायर से हमें बच के रहना होगा और अगर हम काम करते हैं तो उनसे केयरफुली उसको बोल करके कि भैया अपना GSTR 1 फाइल करो, 3B भी फाइल करो। अब दोस्तों ये नहीं है कि आपके GSTR 1 उसने फाइल कर दिया, आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो गए, आपने इनपुट ले लिया, लेकिन अगर सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया तो भी आपको वो ITC रिवर्स करना पड़ सकता है। अब है ITC रिवर्सल। अगर हमने भुगतान, अब देखो ITC रिवर्सल कई तरह के होते हैं दोस्तों। अब उसमें काफ़ी ये 17 सेक्शन 17(5) का है। अब देखो उसमें 17 अंडर सेक्शन 5, अब इसमें कई सारे हैं। जो मान लो कि आपने कोई सर्विसेज लिया
या कोई गुड्स लिया, वो कुछ पार्ट्सली बिजनेस में यूटिलाइज हो रहा है, पार्ट्सली आपके पर्सनल लाइफ में होता है, तो उसमें भी इनपुट आपको पार्टली ही मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा होता है जो ले लिया कंपनी के लोग, कंपनी के नाम पे बिल ले लेते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज पर्सनल करते हैं। फिर उसका जो ऑडिट होता है और गवर्नमेंट के जो बंदे होते हैं ऑडिटर, वो अगर उस चीज़ को पकड़ लेता है तो उस पर आपको उस टाइम पे रिवर्स भी करना होगा और आपको ब्याज भी जमा करना होगा। इसलिए हम इन चीज़ों को भी काफ़ी चेक करके आईटीसी क्लेम करते हैं। और दूसरा होता है कि अब क्या होता है, कुछ लोग माल खरीद लिए, पेमेंट नहीं दे रहे सप्लायर को। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको क्या करना होगा, एक तो आईटीसी रिवर्स करना होगा, दूसरा कि उस दिन से, जिस दिन बिल इशू की गई उस दिन से आपको ब्याज भी जमा कराना होगा। फिर जब आप पेमेंट कर दोगे तब जा कर के आपको रिक्रेडिट मिलेगा। जॉब वर्क, अब देखो जॉब वर्क क्या होता है दोस्तों। अब जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो क्या करती है, छोटे छोटे जॉब वर्कर को देती है सामान कि भाई कुछ कुछ, अब जैसे कोई गाड़ी बनती है, अब गाड़ी में कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो जो कंपनी होती है वो खुद सारी पार्ट्स नहीं बनाती, वो क्या करती है, छोटे छोटे जॉब वर्कर को कुछ सामान मटेरियल दे दिया कि भाई ये तू असेंबल करके दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और हम इसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब कंपनी क्या करती है, ठीक है जी, अब वो कंपनी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग करके दे देती है। अब इसमें भी कई चीज़ें, अब इसमें क्या होता है कि जब आपने कोई माल खरीदा, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई माल खरीदते है उस पर आईटीसी क्लेम करती है, लेकिन जब आप जॉब वर्कर को देते हो तो उस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता, और फिर जब आप उससे माल लेते हो फिर उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, एक पॉलिसी लेके आई। गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, अगर आप किसी भी जॉब वर्कर को माल बनाने के लिए देते हो और वो माल 1 साल के अंदर अंदर अगर आपके यूनिट में आ जाता है, फिर तो आपको उस पर जीएसटी नहीं देना होगा। लेकिन अगर वो 1 साल में नहीं आया तो आपको उस पर जीएसटी चार्ज करना होगा, और वो जीएसटी आप फिर जमा कराओगे। दूसरा, कई जॉब वर्कर, कोई मशीन का यूज़ होता है, कई चीज़ों में बड़े बड़े मशीन लगते हैं, तो अब वो मशीन क्या होता है दोस्तों कि अब जो जॉब वर्कर है उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती, फाइनेंशियल वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं होता, तो वो क्या कहता है कंपनी को, भाई ठीक है मैं बना करके तो दे दूंगा, लेकिन आपको ये मशीन प्रोवाइड करनी होगी। कंपनी कहता है ठीक है, मैं आपको ये मशीन भी प्रोवाइड करूंगा। कंपनी वो मशीन दे देती है जॉब वर्कर को। अब उस मशीन की भी एक टाइम लिमिट है, अगर वो मशीन विदिन 3 ईयर्स अगर वो जॉब वर्कर से वापसी आ जाता है फिर तो ठीक है, नहीं अगर नहीं आता है तो आप जो सप्लायर है उसको, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसको, उस मशीन पे जो जीएसटी उसने इनपुट लिया है वो जीएसटी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और इसमें एक कंप्लायंस है आईटीसी 04। दोस्तों ये आईटीसी 04 पहले तो क्वार्टरली था सभी के लिए, कुछ टाइम इसको गवर्नमेंट ने कुछ पीरियड में ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन अब क्या है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको ये हाफ ईयरली जमा कराना है, और अगर 5 करोड़ से नीचे है तो आपको ये ईयरली जमा कराना है। ठीक है, अभी तक इसकी कोई मतलब पेनल्टी नहीं है, अगर आप नहीं लेट करते हो तो अभी इस पर कोई पेनल्टी की बात नहीं है जी गवर्नमेंट की तरफ से। लास्ट और आखिरी पॉइंट है हमारा अप्रूवल पर भेजा गया माल। दोस्तों कोई नया कंपनी जब बनाती है तो क्या करती है, पुरानी कंपनी है तो क्या करती है, जब वो कोई माल बनाती है तो अप्रूवल बेस पे भेजना शुरू करती है। अप्रूवल का मतलब देखो, कई चीज़ क्या होता है कि आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ये माल दे दिया, भाई ये माल तो चला के देख। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, या रिटेलर को दे दिया या कोई होलसेलर को दे दिया, अब वो क्या करेगा, भाई ये तुम्हारा माल तो मेरे पास चलेगा नहीं। अच्छा नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, नहीं चलेगा तो आप एक काम करो, तो कोई बात नहीं, मैं ये छोड़ के जाता हूँ आपके पास, नहीं चलेगा आप चलाओ, मैं अगले महीने 2 महीने में आऊँगा, नहीं चलेगा मैं ये माल लेके चला जाऊँगा, और अगर चल गया तो मैं आप मुझे पेमेंट दे देना इसकी, और मैं आपको और माल दे दूँगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं चलेगा तो ये मैं पेमेंट भी नहीं दूँगा आपको, और ये माल आपको ले जानी पड़ेगी। ठीक है,
तो अगर ऐसा होता है तो आप इस माल को, ऐसे माल को आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक छोड़ सकते हो कि भाई ठीक है, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो 6 महीने में वापसी ले जाना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने में ऐसे माल को वापसी नहीं लेके आते हो तो आपको उस पर GST चार्ज करना होगा। दोस्तों, वीडियो हमारा ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे बहुत जल्द।